बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री की टर्म फर्स्ट वन 1991 में यूज़ की गई थी। ग्रीन केमिस्ट्री एक फील्ड इसलिए बनाई गई क्योंकि दिन ब दिन हैज़र्डस जो केमिकल हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनकी अमाउंट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी। इसलिए 1991 में साइंटिस्ट ने कि ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से एक ऐसी फील्ड का इजाद किया कि जिसके तहत रहते हुए जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या हैज़र्डस मटेरियल हैं उनकी प्रोडक्शन को कम से कम किया जा सके। So the green chemistry is defined as the processes that reduce the generation of hazardous substances. So green chemistry के थ्रू हम ऐसे प्रोसेस या ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें जो हैज़र्डस सब्सटेंसेस हैं उनकी जनरेशन कम से कम हो सके। ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से कुछ रूल्स बनाए गए जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, जिनको डेवलप किया पॉल टी एनेस्टस एंड जॉन सी वार्नर ने। इन 12 रूल्स के तहत हम किसी भी जगह पर जो हैज़र्डस सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, यूज़ सेफर केमिकल्स, यानी ग्रीन केमिस्ट्री के तहत हमें ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सेफ़ हों, यानी ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाएं जो कि हैज़र्डस ना हो या किसी भी सेहत के लिए या किसी की जान के लिए वो ख़तरा ना हो, ऐसे केमिकल का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन या सेकेंड रूल हमारे पास इसका आता है ग्रीन केमिस्ट्री का, डिज़ाइन लेस हैज़र्डस सिंथेसिस मेथड। अब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी ऐसा हो जो कि ज़्यादा हैज़र्डस ना हो, यानी उसमें भी कोई ख़तरात शामिल ना हो। ऐसे मेथड यूज़ किए जाने चाहिए सिंथेसिस के लिए। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए मेथड वही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि क्या हो, लेस हैज़र्डस हो। थर्ड वन, यूज़ सेफर सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस। इसके बाद बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं या बहुत सी ऐसी प्रोडक्शन के लिए हमें सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है, तो सॉल्वेंट ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सेफ़ हो। लाइक अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करें तो उस सूरत में वो ज़रा भी टॉक्सिक या हैज़र्डस नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि टॉक्सिक ना हो। इसके अलावा जितनी भी हम रिएक्शन कंडीशन इस्तेमाल करते हैं वो भी सेफ़र होनी चाहिए। फोर्थ वन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी अब बाज़-औक़ात बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जिनके दौरान किसी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में ही एटॉमिक एनर्जी की बात करो, वहाँ पर हर लिहाज से इन रूल्स को माना जाता है। मसलन उन एरियाज़ की जो वाल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटाई में बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हों, और अगर किसी सूरत एक्सीडेंट हो भी जाए तो उस सूरत में उन्होंने पहले ही ऐसे इक़दामात किए होते हैं कि जिससे नुकसान कम से कम हो। तो पहले तो एक्सीडेंट की प्रिवेंशन करनी चाहिए, और अगर किसी तौर पर एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसके लिए पहले से ही ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि जिससे नुकसान कम से कम हो। फिफ्थ वन इज वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो मिनिमम से मिनिमम हो और उसकी हम प्रिवेंशन करें, यानी ऐसे मेथड यूज़ करें कि जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो कम से कम प्रोड्यूस हो, और अगर किसी हद तक वो प्रोड्यूस हो भी जाए तो वो इस तरह उसको फेंक ना दिया जाए। तो इस रूल के तहत हम ये करते हैं कि जितना भी वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है उसको मिनिमम से मिनिमम किया जाए। इसके लिए बहुत सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। लाइक अगर हम किसी भी मटेरियल को बर्न कर देते हैं तो उसका जो साइज़ है वो 3 to 4% या रेशो कम हो जाता है। तो इसलिए वेस्ट मटेरियल को मिनिमम से मिनिमम किया जाए और कोशिश ये की जाए कि वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कैटालिस्ट। बास केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना, इतनी हाई कंडीशन प्रोवाइड करना, उसके लिए उससे बेहतर है कि हम किसी कैटालिस्ट का यूज़ कर लें। कैटालिस्ट बेसिकली ना तो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है, एट द एंड रीजनरेट होता है। इसके होते हुए, यानी अगर हम कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे तो इसके होते हुए हमें एनर्जी भी कम से कम रखनी पड़ती है, टेम्परेचर भी कम से कम रखना पड़ता है, और नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पे भी हम रिएक्शन को
प्रोसीड करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत से केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए कैटालिस्ट को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इन हैबर्स प्रोसेस हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में अमोनिया की प्रिपरेशन करवा लेते हैं बाय द यूज़ ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल न करें तो इसी सूरत में हमें 1500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इतना टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो जाहिर सी बात है हैज़ार्डस कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शंस में जिनके लिए हमें हाई कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए या बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट को यूज़ करें। फिफ्थ वन 7th नंबर पे हमारे पास आता है रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल डेरिवेटिव्स। जब हम केमिकल डेरिवेटिव्स को यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी किसी केमिकल कंपाउंड से ड्राइव किए जाते हैं, तो फर्दर उनको यूज़ करना ये भी हमारे लिए हैज़ार्डस हो सकता है। तो केमिकल डेरिवेटिव्स के यूज़ को रेड्यूस यानी कम से कम किया जाए। एटम इकोनॉमी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हम जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी पहले स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लें कि हमें कितना रिएक्टेंट लेना है और हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब एटम इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप जितना रिएक्टेंट लेते हो एट द एंड मैक्सिमम रिएक्टेंट यानी 95 to 98% हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। अगर इनकेस ऐसा नहीं होता, लाइक हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं प्रॉपर तरीके से उसकी कैलकुलेशन नहीं करते, तो हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं एट द एंड हो सकता है 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, तो बाकी जो 50% हमारे पास रिएक्टेंट रह जाता है वो टॉक्सिक मटेरियल में भी कन्वर्ट हो सकता है, या वो ऐसे साइड रिएक्शंस करते हुए ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सकता है जो हैज़ार्डस हो। तो इतना मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए जो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारा कोई भी जो केमिकल है वो ज़ाया ना जाए। नेक्स्ट वन इज एनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अलावा जितनी हमारे पास एनर्जी यूज़ हो रही है उस केमिकल रिएक्शन में उसका भी ख्याल करना चाहिए। इसको तो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में कैटालिस्ट को यूज़ कर लें, और जितनी एनर्जी की एफिशिएंसी है उस हिसाब से हमें केमिकल रिएक्शन करवाना चाहिए। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स। ऐसे मटेरियल यूज़ करने चाहिए जो रीन्यूएबल हों। फॉर एग्जांपल कि अगर हम प्लास्टिक का कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, अब प्लास्टिक रीन्यूएबल है, हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई नई प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी यूज़ प्लास्टिक या पेपर मौजूद है उसी को यूज़ करते हुए हम नई चीज़ बनाएं। ऐसा ना हो कि पुराने को हम ज़ाया कर दें और नए की तरफ भागना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल इसकी मैं कॉमन से अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ जो प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ की जाती हैं, पानी पिया जाता है, उसके बाद कोशिश की जाती है कि उनको फेंक दिया जाए। फेंकने से क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में एक तो पोल्यूशन काज करती हैं जिसका लैंड पोल्यूशन हम कहते हैं। इसके अलावा जब सूरज की रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस पर फॉल करती हैं तो उसमें से ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इसलिए अगर हम उन्हीं बॉटल्स को बजाय इसके कि सड़क पर फेंक दें, ठीक है, उन्हीं को हम यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास शॉपिंग बैग है इसको हम बना सकते हैं। यानी उसका पूरी बॉटल को हम यूज़ करें तो कई सारे शॉपिंग बैग हमारे पास बन सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि चीज़ को ज़ाया ना किया जाए, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसी को यूज़ करते हुए नई चीज़ बना ली जाए। ठीक है, इससे हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो पोल्यूशन है वो कम से कम होगी, क्योंकि जितना मटेरियल हमारे पास एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर आना है उस सारे को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ केमिकल डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब ऐसे केमिकल डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि जिससे डिग्रेडेशन हो। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप नोट करें तो जो शॉपिंग बैग थे बाज़ार में, वो अगर फेंक दिए जाएं तो वो 2 साल 4 साल 6 साल वो पड़े रहते थे, उनकी डिग्रेडेशन नहीं थी होती। लेकिन अब जो शॉपिंग बैग हैं इनमें ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे इनकी डिग्रेडेशन होती है कि अगर कोई बंदा शॉपिंग बैग को फेंक दे
तो 6 माह मैक्सिमम उसकी लिमिट है, 6 माह के बाद वो खुद ही डिग्रेड हो जाता है। तो इससे इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिसिटी है उसमें कमी आती है। अगर इसी तरह सब्सटेंस हम फेंक देंगे जो डिग्रेड ना हो तो अल्टीमेटली वो ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, खुसूसन ये जो प्लास्टिक मटेरियल हैं। तो ऐसे सब्सटेंस हमें केमिकल्स यूज़ करने चाहिए जो कि क्या करें, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिग्रेडेशन करवा दें और इससे हम इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस्टेब्लिशमेंट इन ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल्स फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। अब पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए या पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो प्रोसेस हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। मींस कि लोगों तक इनकी अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कि पोल्यूशन के नुकसानात क्या हैं, पोल्यूशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर इस चीज़ का कोई तवज्जो नहीं दी जाती, पोल्यूशन है तो है। अगर हम अपने पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें तो यहाँ पर भी अक्सर लोगों को आप देखोगे कि कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसके बाद जो भी उसका रैपर वगैरह है या जो भी चीज़ है उसको इसी तरह फेंक देते हैं। तो लोगों में इतनी अवेयरनेस करनी चाहिए कि लोग खुद पोल्यूशन को कंट्रोल करें, यानी वो चीज़ें जिनसे पोल्यूशन बढ़ती है उस चीज़ पे लोगों को अवेयर करें कि ऐसे काम ना किए जाएं कि जिससे पोल्यूशन इंक्रीज हो। तो ये थे हमारे पास 12 रूल्स फॉर ग्रीन केमिस्ट्री यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इन्हीं के तहत ग्रीन केमिस्ट्री की बेस रखी गई और इन्हीं रूल्स के तहत पूरी दुनिया में पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please contact me or ask me question in comments or in my contact numbers. Thanks.